गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम लोग लेबनीज़ थ्योरम स्टार्ट करते हैं, जो कि जिससे हम लोग का एक्सरसाइज बनेगा लेबनीज़ थ्योरम वाला। लेबनीज़ थ्योरम हम लोग क्यों यूज करते हैं? लेबनीज़ थ्योरम तो ठीक है, नाम सुन लिए, लेकिन हम लोग यूज क्यों करते हैं? लेबनीज़ थ्योरम इसलिए यूज करते हैं कि अगर दो फंक्शन है, थोड़ा सा इसके बारे में पहले समझते हैं कि यूज करते कैसे, क्यों यूज करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि हम लोग के पास दो फंक्शन है, कोई भी, मान लो 2x है और sin x है, इसका हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। दो फंक्शन हो गया, एक sin x हो गया, एक 2x हो गया, एक sin x हो गया, दो फंक्शन हो गया, इसका हम लोग करना है डिफ्रेंशिएट। तो इस दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग तो एक बारी कर लेंगे, दो बारी कर लेंगे, u इंटू भी लगाते लगाते, लेकिन एन टाइम तक हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? लेबनीज़ थ्योरम यही बोलता है कि अगर कोई भी दो फंक्शन है, उसको अगर एन टाइम तक डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो लेबनीज़ थ्योरम से करो भाई, जल्दी हो जाएगा, मतलब इजीली हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए लेबनीज़ एक अपना लेबनीज़ थ्योरम दिया कि जिसके थ्रू हम लोग u इंटू भी जो भी रहेगा, दो फंक्शन है, उसका हम लोग एन डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो एन डिफ्रेंशिएशन क्यों करना है? एन डिफ्रेंशिएशन इसलिए करना है क्योंकि सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन ये चैप्टर है, उसमें हम लोग को सब सारे क्वेश्चन में ही लगभग एन तक डिफ्रेंशिएट करना है, nth ऑर्डर तक। तो इसीलिए लेबनीज़ देखा कि ये तो u इंटू भी हो जा रहा है, दो फंक्शन हो जा रहा है, तो यहाँ पे जल्दी बन नहीं रहा है, तो ये अपना एक स्टेटमेंट दे दिया। इसके स्टेटमेंट पे ये चीज़ इजीली बन जाता है, इसीलिए लेबनीज़ एक अपना थ्योरम दिया है। तो हर थ्योरम में एक चीज़ तो हम लोग कॉमन जानते हैं कि पहले तो स्टेटमेंट होता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? तो बहुत सारे बुक में आप लोग को स्टेटमेंट बहुत हार्ड लिखा रहता, पता नहीं क्या क्या, तो उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, उतना लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। सिंपल लैंग्वेज लिखोगे, बढ़िया समझ में भी आएगा, चेक करने वाले को भी और आपको भी। तो हम लोग लेबनीज़ थ्योरम को किस लिए यूज करते हैं? दो फंक्शन के लिए। वो फंक्शन क्या होता है? u और v होता है। आप चाहो तो एक्स जेड भी मान सकते हो, लेकिन हम लोग इजीली जो पढ़ते हैं, प्रोडक्ट रूल भी हम लोग जो पढ़े थे, u इंटू वी, या फिर डिवाइड वाला पढ़ते थे, u बाई भी पढ़ते थे, तो उसमें u भी इजीली लेते हैं, समझने के लिए इजी रहता है। तो दो फंक्शन हो गया लेबनीज़ थ्योरम। तो इसी को अगर आप लोग वर्ड में लिखोगे तो क्या लिखोगे? लेट u एंड v बी द टू फंक्शन। तो फंक्शन हो गया ऑफ x, x का फंक्शन हो गया। जैसे मान लो ये sin x cos x था, तो दो फंक्शन था, और ये x का फंक्शन है। तो ये ज़रूरी नहीं कि x का ही फंक्शन हो। आप अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है 2y sin y, तो आप ये y का फंक्शन हो गया, ठीक है। तो मतलब एक हम u इंटू भी लेट कर रहे हैं, लेट का मतलब ये सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं कि u इंटू भी दो फंक्शन है जो कि x का फंक्शन है, और उसको हम लोग कहाँ तक डिफ्रेंशिएट करेंगे? nth ऑर्डर तक डिफ्रेंशिएट करना है। ये चीज़ समझो, nth ऑर्डर तक डिफ्रेंशिएट करना है। तो nth ऑर्डर तक u इंटू भी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लेबनीज़ ने अपना एक फार्मूला दिया है। फार्मूला क्या है? yn इज इक्वल टू nc0 un भी, nc1 un माइनस वन v1, nc2 un माइनस टू v2, और ncn un माइनस un भी u भी n, सॉरी, अगर इतना के बीच में यहाँ से यहाँ तक के, और ये लास्ट हो गया, इसके बीच में अगर कोई टर्म होता है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? r मानते हैं। तो एन सी आर इज इक्वल टू यू एन माइनस आर वी आर हो जाता है। ठीक है, इतना तो समझ लिए, लेकिन ये तो इनका स्टेटमेंट है। इसको हम लोग स्टेटमेंट को पहले समझते हैं, मतलब ये लेबनीज़ जो थ्योरम दिए पहले इसको समझ जाते हैं, उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, क्योंकि जब ये क्लियर हो गया तो प्रूफ इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है। nc0 मतलब जो यहाँ n है उसको ही यहाँ बैठाया है nc0, और जो यहाँ n है उसको u के साथ n भी कर लिया है, यानी u का डिफ्रेंशिएट करके n टाइम, मतलब जितना बार डिफ्रेंशिएट करेंगे वो u के साथ बैठा देना है। उसी तरह सेकंड में क्या, v को मल्टीप्लाई में रख के उसी पर सेकंड में क्या किया है? nc1, यानी जो n बार डिफ्रेंशिएट किया वो c1 के साथ बैठा दिया। और अच्छा, ये nc1 nc2 कहाँ से आया? तो ये 11th क्लास में हम लोग कुछ पढ़े थे, उसमें ये nc1 nc2 था। तो हम लोग छोटा सा एक चीज़ समझ लेते हैं पहले, धीरे से, कि nc0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक, ये वैल्यू याद रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा। nc1 का वैल्यू n होता है, nc2 का वैल्यू होता है
n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। उसी तरह 3 का कर लो तो NC3 का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही चलते जाएगा। मतलब हम थोड़ा सा आप लोग को याद दिला दिए, 11th में ये चीज़ पढ़ना था। अगर नहीं भी पता है तो कोई ज़रूरत नहीं, 11th वाला इससे भी काम चल जाएगा, उस वैल्यू का ही मतलब होता है। हाँ, प्रूफ के लिए ये दिमाग में होना चाहिए कि NC2 NC1 लिखना है, अगर 11th वाला नहीं याद रहा तो यहाँ पे हम समझा रहे थे कि जो n है यहाँ पे उसी को ये c के साथ लिख दिया है, और एक बारी यहाँ 0 है तो यहाँ 1 हो गया। un भी un माइनस वन, यानी जो n था u के साथ एक कम कर दिया है v1। ये चीज़ इजीली क्लियर नहीं होगा, जब हम क्वेश्चन बनाए इसको मतलब प्रूव करेंगे तब ये समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं फिर प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे किसको हम लोग प्रूव करना है, u इंटू वी को, दो फंक्शन को प्रूव करना है। तो हम लोग लेट कर लिए, मान लिए कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी एक फंक्शन है, एक मतलब इक्वेशन है, मान लिए। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए तो y का हो गया y1, ठीक। dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे n टर्म में जाना है तो dn बाई लिखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा टफ टाइप का लगेगा, रहेगा नहीं हालांकि, लेकिन देखने में अजीब लगेगा, इसलिए हम लोग y1 y2 करके लेते हैं। तो ये y1 हो गया इज इक्वल टू, अब इसका u इंटू वी डिफ्रेंसिएशन आप लोग को पता होना चाहिए, तभी ही ये बनेगा लेबनिज थ्योरम का। तो u इंटू वी थोड़ा सा समझ लेते हैं, u इंटू वी प्रोडक्ट रूल जिसको बोलते हैं, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो u इंटू वी को डिफ्रेंशिएट करने का एक ही तरीका है कि पहले u, दो तरीका है, आप 3 इंटू टू करो 6 होता है, 2 इंटू 3 करो 6 होता है। तो पहले क्या होता है कि u का हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो du बाई डी एक्स लिखेंगे, x के रिस्पेक्ट में है, या फिर आप ये ना लिख के u के जगह u1 भी लिख सकते हो, मतलब u का डिफ्रेंशिएट हो गया, इसका ही यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आप लोग को हम दिखा रहे हैं। और v को इसके साथ रख देते हैं, यानी जिसका डिफ्रेंशिएट किए हैं उसको करेंगे, उसके साथ वाले को साथ में रखेंगे, साइन में प्लस होता है, ठीक। अभी हम लोग किसका डिफ्रेंशिएट कर दिए, un का कर दिए, तो जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए उसको हम लोग लिख देंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो खाना खा लिया वो आराम कर रहा है। अब कौन नहीं खाना खाया, भी खाना नहीं खाया, तो भी को हम लोग खाना देंगे यानी उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। अगर आप चाहो तो भी का पहले कर सकते हो, यू का बाद में कर सकते हो, प्लस में है और ये दोनों इंटू में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ है कि यहाँ पे दो फंक्शन था u इंटू वी, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए, u का हो गया u1, u खाना खा लिया, कौन हमने u1 खाना खा लिया, v को इसके साथ रखेंगे, नहीं तुम इसके साथ बैठे रहो। u खा लिया तो u का काम तो हो गया, u1 हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया, खाना खा लिया, तो इसको आराम देंगे, तो u ऐसे बैठ गया। अब कौन यहाँ पे किसका डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ, कौन खाना नहीं खाया, भी नहीं खाया, तो भी को खाना देंगे तो v1 हो गया, यानी u का u1 भी रेस्ट पे है और v का v1 और u इस पर ही रेस्ट पे है। अब आप लोग पूछेंगे कि यहाँ तक तो चलो ठीक है, ये 1C1 1C2 1C1 1C0 क्यों लिख दिए। तो अब हम लोग प्रूफ पे थोड़ा सा आ जाते हैं, हम लोग को प्रूफ तो ये लेके आना है, तो इसको भी ध्यान में रखते हैं। तो हम लोग 1C0 क्यों लिखे हैं, क्वेश्चन देखो, यहाँ प्रूफ देखो, yn इज इक्वल टू क्या था, NC0, हमारा n के जगह पे क्या है, n है, c के सिर पे n है, जब n टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो c के सर पे n था, तो 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो c के सर पे 1 रहेगा, c के नीचे 0 था, हम कुछ नहीं किए, बस इसी में पुट कर रहे हैं, ठीक। u1 भी हम लोग का जो था u1 भी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, मतलब प्रूविंग क्या है, un भी करना है, तो n में क्या है, n जो था u के साथ मल्टीप्लाई है नीचे में, तो मेरा n यहाँ पे 1 था तो हम भी मल्टीप्लाई कर दिए। फिर NC1 देखो, यहाँ पे NC1 जो ui के साथ मल्टीप्लाई था वो n, और यहाँ पे C1 है, तो मेरा भी y के साथ 1 मल्टीप्लाई था तो 1C1 कर दिए। बाकी ये जो, अच्छा अब इसको समझेंगे un माइनस वन v1, n माइनस वन यानी 1 माइनस वन, यहाँ पे तो n मेरा 1 हो गया, तो 1 माइनस वन 0 हो जाएगा, तो u 0 लिखे या फिर u लिखे बात तो एक ही है, तो u हो गया। और यहाँ पे क्या था, v का डैश, तो v का डैश यानी v का डिफ्रेंशिएशन, तो v का डिफ्रेंशिएशन v1 भी तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया। ये लाइन हम लोग जो लिखे हैं ये वाला, इसको हम लोग प्रूफ के लिए लिखे हैं, यहाँ तक हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे।
सॉरी फिर से इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। हम लोग को कहाँ तक प्रूव करना है, एन तक प्रूव करना है, तो कम से कम हम लोग 3 टाइम तक हम लोग प्रूव करते हैं ताकि एक हम लोग को फॉर्मेट पता चल जाए, तब हम लोग एन तक जाते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन हम लोग सिंपल डिफ्रेंशिएट करते थे सक्सेसिव वाले में, तो उसको क्या करते थे, एक बारी करते थे, 2 बारी करते थे, तीसरा बार करते थे, उसके बाद हम लोग को एक आइडिया मिल जाता था, उससे हम लोग निकाल लेते थे वाई एन। उसी तरह y1 कर लिए हम लोग। अब इसी का डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, ये तो हम प्रूविंग के लिए निकाला है। डिफ्रेंशिएट हम लोग को इक्वेशन 2 का करना है, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। y1 का हो जाएगा y2, फिर से इसका अलग और इसका अलग डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि इसको ध्यान से देखो तो u1 इंटू भी 1 को अगर तुम भूल जाओ तो क्या है u इंटू भी, फिर से 2 फंक्शन हो गया, यहाँ भी वही बात है 2 फंक्शन है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो u1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, u2 होगा, भी यहाँ पे रेस्ट करेगा। फिर हम लोग u1 का डिफ्रेंशिएशन किया अभी u1 का डिफ्रेंशिएशन ही ना u2 हुआ है, तो जिसका हो गया पहले उसको रेस्ट पे रखते हैं। और कौन रेस्ट पे था अभी, इस u1 का जो हुआ था तो कौन रेस्ट पे था, v रेस्ट पे था, तो जब v रेस्ट पे था तो v का v1 हो गया। यानी u1 का एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u2, v को वहाँ पे इंटू में रखेंगे, फिर u1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया, u1 को रेस्ट पे रख दिए और v का डिफ्रेंशिएशन v1 हो गया। उसी तरह इस केस में भी है, u का डिफ्रेंशिएशन u1 और v1 को रेस्ट पे, फिर अभी की कौन सा रेस्ट पे था, v1 था, तो उसका v2 कर दिए, और u का अभी हम लोग u1 किए थे तो u को ऐसे ही एज इट इज रख दिए थे। ठीक है, सब प्रोडक्ट रूल के ऊपर में है और इसमें कुछ लेबनिज़ थ्योरम उतना ये नहीं है। जब u इंटू बी क्लियरली समझ में आ गया, ये वाला चीज़ अगर क्लियरली समझ में आ गया तो सब बन जाना है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो डिफ्रेंशिएट कर दिए इक्वेशन 2 को, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि u1 v1 और u1 v1 2 बार ही आ गया, तो किसी भी लाइन किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, 2 चीज़ अगर आ जाता है, मान लो आप लोग को कहीं दिखे 2+2, तो उसको 2+2 में रखने से क्या फ़ायदा, डायरेक्ट 4 लिख दो। तो उसी तरह u1 v1 है तो 2u1 v1 लिख दिए, हम कुछ नहीं किया। उसके बाद हम लोग ये वाला लाइन, अब ये वाला लाइन हम लोग किस लिए लिखे हैं, प्रूफ के लिए, तो ये वाला लाइन भी प्रूफ के लिए लिखेंगे। फर्स्ट क्या किए, इक्वेशन लिखे, डिफ्रेंशिएट किए, प्रूफ के लिए लिख दिए क्वेश्चन से देख के। उसी तरह फिर से इक्वेशन डिफ्रेंशिएट किए, इसका ये वाला ऐड कर दिए। ठीक, उसके बाद हम लोग इसको अब क्वेश्चन के थ्रू लिखेंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन जो था वो क्या था, ये वाला प्रूफ करना था, un yn nc0 un भी, तो yn यहाँ पे n मेरा क्या है 2 है, तो 2c0, यहाँ देखो nc0 n था तो nc0 था, जब 2 है तो 2c0 हो जाएगा। un भी यानी n था तो un u के साथ n था, वैसे ही 2 है तो u के साथ 2 है, भी हो गया। उसके बाद क्या है 2c1, तो nc1, यहाँ देखो n जहाँ है तो c के सिर पे n है, तो 2 है तो c के सिर पे 2 हो गया 2c1। उसके बाद था n-1, यानी जो भी n है उससे एक हम लोग घटा देंगे, उसको u के साथ मल्टीप्लाई रखेंगे। तो 2 मेरा था n, तो 2 में से एक घटाएंगे, 2 में से एक घटेगा तो 1 आएगा, तो हम लोग u के साथ एक मल्टीप्लाई कर दिए। बाकी ये भी बोला था v डैश होना चाहिए, v का डिफ्रेंशिएशन हम भी कर दिए। उसके बाद हम लोग इसमें अब अप्लाई करेंगे, तो थर्ड वाले में ये क्या बोल रहा है, पहला तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है, थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, ये थर्ड nc2, यानी जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसको c के सिर पे लिखेंगे और नीचे में 2 होना चाहिए। ठीक है जी, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट किए तो 2 और नीचे में 2, c के सिर पे 2 और नीचे भी 2। ठीक है, इसको अब क्या बोल रहे हैं, un-2, जितना आप डिफ्रेंशिएट किए उसमें से 2 को घटा दो। सिंपल सा ट्रिक समझो कि जो यहाँ पे c के साथ लिख रहा है उसी को n के साथ घटाते जा रहा है। जैसे 1 लिखा था तो 1 घटा रहा था, अभी 2 लिखा तो 2 घटा रहा है, तो nc2 2 घटा दो तो ठीक है, मेरा 2 बार डिफ्रेंशिएट किए तो 2 माइनस 2 कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो u0 लिखेंगे नहीं, केवल u लिख देंगे। ये भी 2 बार डिफ्रेंशिएट करने बोला था v2 को, हम भी 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिए v2 को। उसके बाद यहाँ तक डिफ्रेंशिएट कर दिए, अब मेरा कुछ है नहीं जो उसको करेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले क्या किए थे, इक्वेशन उसका डिफ्रेंशिएशन, फिर तो ये तो आप क्वेश्चन वाला था, फिर उस चीज़ को ही डिफ्रेंशिएट किए थे, तब ये जो डिफ्रेंशिएट हो गया ऐड हो गया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम शुरू में क्या बोले हैं कि 3 टाइम तक हम लोग को
एटलीस्ट 3 टाइम तक डिफ्रेंशिएट करना है। 3 टाइम तक डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ही हम लोग को पता चलेगा कि वाई एन क्या होने वाला है। तो थर्ड टाइम में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका ये पूरे का यहाँ भी देखो, ये यू टू भी दो फंक्शन, यू टू भी, यू टू अलग है और भी अलग है, दो फंक्शन, यानी यहाँ पे यू इंटू भी फिर लगेगा। यहाँ पे देखो टू यू वन भी टू भी वन, तो टू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, कांस्टेंट का कोई दिक्कत नहीं है। तो यू वन भी वन यहाँ पे दो फंक्शन हो गया, इसका भी डिफ्रेंशिएशन दो बार में होगा और इसका भी यू भी टू, यानी ये भी दो बारी में होगा। तो इसका ठीक है, वाई टू का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे हम लोग तो वाई थ्री हो गया। यू टू भी, पहले इसका देखते हैं, यू टू भी है तो यू टू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यू थ्री हो गया। वैसे ही जैसे देखो वाई टू का वाई थ्री हुआ है, वैसे ही यू टू का यू थ्री हो गया। भी इसके साथ था तो भी को इसके साथ रख दिए। फिर अभी हम लोग किसका डिफ्रेंशिएट किए थे, यू टू का, तो जिसका जो खाना खा लिया वो तो रेस्ट करेगा अब यू टू। अब उसके बाद भी है, भी का तो भी को रेस्ट में रखा था तो भी को भी खाना देंगे तो भी वन हो गया। उसी तरह से अभी क्या बोले हम, कांस्टेंट ब्रैक बाहर में रहेगा, तो बाहर में रहने का मतलब कि उसको ब्रैकेट के बाहर निकाल दिए। और हम लोग डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, यू वन भी वन का। तो इसके साथ भी फिर से यू इंटू भी, यू वन का यू टू हो गया, भी वन को रेस्ट पे रख दिए। फिर किसका किए थे अभी, यू वन का किए थे तो यू वन रेस्ट पे हो गया, और भी वन रेस्ट पे था अभी तुरंत तो भी वन का भी टू कर देंगे। उसी तरह से इसमें भी यू इंटू भी, यू का यू वन हो गया, भी टू रेस्ट पे था, रेस्ट पे रह गया। फिर किसका किए थे अभी, भी यू का किए थे तो यू रेस्ट पे है, भी टू को रेस्ट पे रखे तो भी टू का भी थ्री कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग छोटा सा एक चीज़ समझेंगे कि अगर ये टू को इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी तो सब में टू मल्टीप्लाई था, तो जब मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर का ये चीज़ तो सेम लिख दिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये टू मल्टीप्लाई हो गया तो टू यू टू भी वन होगा, टू यू टू भी वन लिखे है भाई, सही है। फिर टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू यू वन भी टू, टू यू वन भी टू, ये भी सही है। अब ये टू इधर तो मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये ब्रैकेट था, तो बाकी ये चीज़ जो था सेम छाप दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना छापने के बाद, ये मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, यू वन भी वन था तो टू यू वन भी वन लिख दिए थे। अभी आपको समझाया कि टू प्लस टू रहेगा तो उसको फोर लिख देना है, टू प्लस टू लिख के आगे नहीं चलना है। उसी तरह क्या है, यू टू भी वन और यू टू भी वन, टू को भूल जाओ, यहाँ पे टू जो है इसको भूल जाओ, क्या दिख रहा है अभी, यू टू भी वन और यू टू भी वन, टू को भूल गए। लेकिन अब जब टू को हम लोग याद करेंगे तो क्या होगा, टू यू टू भी वन और यू टू भी वन। टू देखो दो ठो एप्पल है और प्लस एक एप्पल है तो उसको क्या लिखेंगे, थ्री एप्पल हो जाएगा। उसी तरह से टू यू टू भी वन और टू वन यू टू भी वन, यानी थ्री यू टू भी वन। और यहाँ पे भी देख लो, टू यू वन भी टू, टू यू वन, वन यू वन भी टू, तो थ्री यू वन भी टू हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, बस दो है और एक है, तीन हो जाएगा, सिंपल है। तो इसी चीज़ को हम ऐड करके यहाँ पे लिख दिए, तो दिख रहा है क्लियरली। तो ये तो हम लोग का सेम था, और ये ऐड किए थे थ्री यू टू भी वन, और उसको भी ऐड किए थे, ये वाला चीज़ को, ये इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो यही आएगा ना, थ्री यू टू भी वन, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, थ्री यू वन भी टू, और बाकी तो ये वाई थ्री रहेगा, इसको क्या है, यू थ्री भी रहेगा, और ये चीज़ भी सेम, ये तो ऐड हो गया, ये दोनों, ये बचा प्लस यू भी थ्री। इसी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखने वाले हैं, इस चीज़ को लिखेंगे। तो ये चीज़ हो गया, सेम चीज़ है, मिला लो आप लोग, ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग तीन टाइम तो निकाल ले, हम लोग क्या बोले थे, तीन बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि कैसे एन तक आएगा कि नहीं आएगा। तो तीन बार डिफ्रेंशिएट कर दिए हम लोग। पहला में क्या किए थे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्वेश्चन वाला लगाए थे प्रूविंग वाला से देख के। उसके सेकंड में भी क्या किए थे, डिफ्रेंशिएट करके ऐड करके फिर हम लोग क्वेश्चन वाला लगाए थे। थर्ड वाला में भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए, ऐड कर दिए। अब क्या करेंगे, प्रूविंग से देख के उसका लगाएंगे, जो प्रूविंग में दिया होगा उसी का सेम टू सेम इसमें लिखना है। तो प्रूविंग में देखो, प्रूविंग में क्या है, वाई एन है, यहाँ पे क्या है तो वाई थ्री है, यानी एन जो है वो मेरा हो गया थ्री, एन इज इक्वल टू थ्री। तो क्वेश्चन में इसमें जहाँ भी एन है वहाँ पे थ्री पुट कर दो, सेम चीज़ आ जाएगा। जैसे देखो एन सी जीरो है तो एन में क्या है मेरा थ्री है तो थ्री सी जीरो हो गया। यू एन भी, यानी एन में क्या है मेरा थ्री है तो यू थ्री भी, प्लस
NC1 तो n में जो है वो c के सिर पे रहेगा, n में क्या है 3 है तो 3 c के सिर के ऊपर हो गया। फिर UN-1 V1 तो UN-1 यानी जो n है उसमें से एक घटाएंगे तो n मेरा क्या है 3, 3 में से एक घटाएंगे तो 2 U2 और V1 जो V1 था। इस चीज़ को पहले देखो NC2, अब यहाँ देखो NC2 यानी n क्या है मेरा 3 है 3C2, यहाँ पे क्या है n-2, जो n है उसमें से 2 घटाना है तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा U1 V2। फिर अगर हम इसको, ये डॉटेड लाइन है इसके अंदर तो कुछ होगा ही, तो 2 है, यहाँ देखो 1 था 2 था तो अब 3 आएगा, तो 3 आया तो NC3 होगा, तो NC3 यानी 3C3, n तो मेरा 3 है 3C3। फिर यहाँ देखो UN-1 है UN-2 है तो इसके बाद क्या आएगा UN-3 आएगा, एक एक तो बढ़ते जा रहा है तो UN-3 तो मेरा n है 3, 3 माइनस 3 0 हो गया तो U0, और यहाँ पे V1 है V2 है तो नेक्स्ट वाला टर्म तो V3 होगा तो V3 लिख दिए, सिंपल है। अब हम लोग यहाँ तक तो कर दिए, ठीक है, तो हम लोग को पता नहीं चला कि हाँ nth में करेंगे तो क्या होगा, तो एक हम लोग मिडिल टर्म निकालते हैं कि मिडिल टर्म पे क्या होना चाहिए। तो अगर यहाँ n पुट करते हैं तो ऐसा आता है, तो अगर हम लोग r पुट करते हैं तो एक रिसर्च टाइप का ही है कि अगर r पुट करते तो क्या होता है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ r पुट कर दो तो RC0। आप या तो क्वेश्चन से कर सकते हो, अगर रट्टा मारना है तब, अगर समझना है तो इसमें पुट करो, इसमें r पुट करो, इसमें जब r पुट करोगे तो जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ r पुट कर दो, तो 3 की जगह पे r पुट कर दिए 3C0 RC0, जहाँ भी 3 था वहाँ r पुट हुआ है, यहाँ भी 3C1 था तो RC1 हो गया। यहाँ पे 2 लिखे हैं हम और यहाँ पे R-1 लिखे हैं, अब पूछोगे ये कैसे हुआ, तो इसको देखो हम लोग यहाँ से लिखे हैं UN-1 था, n था उससे एक घटा है, तो n था उससे एक घटा था, यहाँ पे n मेरा r है, r से एक घटेगा V1, फिर 3C2 था तो RC2 हो गया। UN कैसे हुआ है, फिर से यहाँ से UN-2, उस टाइम 3 था 3 माइनस 2 1 हो गया है, इस टाइम r है तो R-2 और V2 तो V2 था। फिर थर्ड टर्म उसी तरह RC3 V1, और जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म एकदम, हम आपको बोला है रट्टा मारना तो क्वेश्चन से पुट कर लो, तो ये एक्चुअली क्वेश्चन से ही तो बनाया गया ये सब, ये जितना भी हुआ है ये प्रूविंग वाला ये वाला ये सब तो क्वेश्चन से ही हुआ है, तो आप लोग क्वेश्चन से ही देख के कर भी सकते हो, सब तो क्वेश्चन से ही बना हुआ है। तो NCN-UN भी जो लास्ट टर्म होगा, मतलब ये तो चलो 3 तक निकाल लिए, 3 तक निकाल लिए, अब लास्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या था RC1 था, सेकंड टर्म क्या था RC2 था, थर्ड टर्म RC3, तो लास्ट टर्म क्या होगा RCR, मान लेते हैं ये तो लेट में रहता है ना, n तक तो पता नहीं है ना n में कितना आएगा, तो लास्ट टर्म होगा RCR, और सब में क्या हो रहा है UR है, एक R घट रहा है, 2 R घटा 3 R घटा, R में से अगर घटाते जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि R-R हो जाएगा, तो R-R 0 हो जाएगा, तो U0 लिखते नहीं है U ही लिखेंगे। फिर इसमें क्या हो रहा है V है, V1 हो गया है, फिर V2 हो गया है, फिर V3 हो गया है, तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि VR होगा मिडिल टर्म में। उसी तरह से अगर n में आ जाए, R वाला मिडिल टर्म क्लियर है, अब R में आ जाएंगे तो जहाँ पे R था वहाँ पे n पुट कर दो तो NC0 UN भी, सिंपल सा है, जहाँ पे R था वहाँ पे UN पुट कर दिया है। देखो RC0 था तो NC0, UR भी तो UN भी, RC1 तो NC1, UR-1 तो UN-1 V1, RC2 यानी NC2 UN-2 V2, यहाँ पे R था यहाँ पे N, यहाँ पे भी R है तो RC3 UN-3 V3। अब इसका मिडिल टर्म, ये तो मिडिल टर्म इस सब के लिए है, 3 के बाद 4 5 6 मतलब करेंगे, उसके बाद हम लोग एक मिडिल टर्म लेंगे, तो जब इसका मिडिल टर्म R होगा तो मानते हैं कि YN निकालते हैं तो इसका भी कुछ मिडिल टर्म होगा, तो इसका मिडिल टर्म भी R ही मान लेते हैं, तो इसका मिडिल टर्म क्या था पता नहीं था, ये भी तो डॉट डॉट में था, तो इसका मिडिल टर्म अगर हम थर्ड कर रहे थे R कर रहे थे तो RC3 मेरा उससे पहले वाला आया था जो कि आया हुआ है, अब डॉटेड में आ गया, तो मिडिल टर्म क्या होगा, इसका मिडिल टर्म R में, सॉरी 3 बार किए हैं तो उसका मिडिल टर्म क्या एज्यूम किए थे हम लोग R एज्यूम किए थे, तो n बार ही करेंगे तो उसका मिडिल टर्म भी R एज्यूम कर देंगे, तो एक बार कर रहे थे तो NC1 हो रहा था 2 बार कर रहे थे तो NC2 हो रहा था,
3 बार कर रहे 3 बार NC3 हो रहा था। उसी तरह R बार करेंगे तो NCR हो जाएगा। अब समझते हैं, एक बार कर रहे थे डिफ्रेंशिएशन तो UN-1, 2 बार किए तो UN-2, 3 बार किए तो UN-3, तो n बार करेंगे तो UN-R बार कर रहे हैं मिडल टर्म तो UN-R, फिर V था, V1 था, फिर V2 था, V3 था, तो मिडल टर्म मतलब कभी ना कभी तो R भी होगा। तो उसी तरह से n टर्म पे अगर जाते हैं तो n टर्म पे जाते हैं तो NCN हो गया और UVN हो गया। n टर्म पे जाते हैं तो मान लो NC0 था, NC1 था, NC2, तो n टर्म पे NCN भी होगा। सेम कंसेप्ट है ये R वाला, ये भी लास्ट टर्म था, इसका मिडल नहीं निकाले थे तो यही होगा। तो अगर हम लोग लास्ट टर्म पे जाते हैं तो NC0, NC1, तो NCN, फिर क्या था UN था, फिर UN-1, UN-2, तो UN एक टाइम पे ऐसा भी तो आएगा कि UN-N हो जाए, सॉरी UN-N, हाँ, तो N-1 क्या होगा, 0 होगा, तो उसको लिखा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, V1 V2 एक बढ़ते जा रहा है तो एक टाइम पे N आ जाएगा। यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था। तो एक बारी में तो पक्का है कि क्लियर नहीं होगा, इसको 2 बार 3 बार देखो रिपीट करके, पक्का कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही। और नहीं समझ में आता है तो फिर से ट्राई करते हैं एक बारी और, समझ में तो आएगा ही। ठीक है, थैंक यू।